Hello everyone. Today we have Devanshu Mukherjee with us. He has scored AIR 92 in NIMSET 2023, and we are here to gain insights into his journey and his strategy for success. And let's start this. And Devanshu, let's have your introduction first. हेलो माय नेम इज देवांशु मुखर्जी। मैंने वेस्ट बंगाल की बारडोन यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था। मैथमेटिक्स से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मेरा निमसेट में 92 रैंक आया है एआई। सो देवांशु, तुमने आईएमपीएस कब ज्वाइन किया और तुम्हें आईएमपीएस के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली 2022 के बाद जब मेरा 6 सेमेस्टर खत्म हुआ उसके बाद ही मैं तब तक निमसेट एग्जाम हो चुका था। तो उसके बाद सीवीटी का एग्जाम था। तो मैंने तब सर्च किया कि सीवीटी रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन वगैरह या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे। तो यूट्यूब पे सजेशंस पे आया कि निमसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग ऐसे 2022, और वहां से ही मेरा पहला आईएमपीएस का वीडियो मैंने देखा। तो मुझे बहुत सारी नॉलेज गेन हुई कि मुझे बहुत सारे मतलब अननोन फैक्ट्स मुझे पता चले मैथ्स के बारे में या फिर जीआई और एलआर के बारे में और क्वांट के बारे में भी। और वहां से ही मैंने पहले आईएमपीएस को देखा। उससे पहले मुझे आईएमपीएस का कोई आइडिया नहीं था कि आईएमपीएस होता क्या है या फिर आईएमपीएस कोचिंग कैसा है। वहां से ही मेरा शुरू हुआ। ओके, सो लाइक तुमने ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करी थी, ऑनलाइन क्लासेस? मैंने एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस लिया था, पर वो क्लासेस मैंने 2023 में ही लिया था। एक्चुअली मैंने उस मतलब वो एग्जाम्स मतलब जो मॉक टेस्ट होता है आईएमपीएस से मैंने मॉक टेस्ट लिया। तो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग जो डाउट क्लियरिंग क्लासेस होते हैं या फिर डिविजन क्लासेस होते हैं वो भी मैं ज्वाइन करता हूँ। ओके, सो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक ये जो भी तुम्हारी जर्नी रही है प्रिपरेशन की थ्रू आउट दिस आईएमपीएस के साथ, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस बोले तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मुझे मैथ्स के बारे में इतना 11-12 में मेरा मैथ्स था, पर इतना भी ज्यादा डेप्थ में मैंने कभी सोचा नहीं था वो क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं। क्योंकि एक जब मैं 12th की प्रिपरेशन ले रहा हूँ तो और एक जब कोई भी एग्जाम्स की अलग से प्रिपरेशन ले रहा हूँ तो अलग होता है। जैसे कि कोई अगर आईआईटी के प्रिपरेशन ले रहा है तो वो भी अलग है और ग्रेजुएशन ऐसे भी अलग प्रिपरेशन होता है। तो मैं जो जैसे पढ़ाई कर रहा था ठीक था, पर यहाँ पर आके मुझे पता चला कि ऐसे भी थोड़ा थोड़ा चीजें होते हैं जो ऐसे करना चाहिए, कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। उससे कोई भी एक क्वेश्चन हो तो अगर मैं एक क्वेश्चन को लेकर बैठ गया और 1 घंटे लगा दिए क्वेश्चन के पीछे तो ऐसे नहीं हो सकता। तो उसका शॉर्ट ट्रिक या फिर वो अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। क्योंकि मेरे पास वक्त एक मिनट के ज्यादा नहीं है एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट। तो वो मैंने आईएमपीएस से सीखा, और आईएमपीएस से ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसे भी किया जा सकता है। तो वही मैं आईएमपीएस से सीखा। ओके, सो लाइक तुम थोड़ा सर की टीचिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा बताना चाहोगे कि कैसा टीचिंग पैटर्न है सर का, और उस टीचिंग पैटर्न से तुम्हारे मतलब ग्रेजुएशन के जो तुमने पढ़ाई करी मैथमेटिक्स और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिपरेशन करी वो कितना डिफरेंट है, और तुम्हें गाइडेंस जो सर ने गाइडेंस दी या फिर जो उनका टीचिंग पैटर्न से तुम्हें गाइडेंस मिले वो तुम्हारा कितना काम आया एट द एग्जामिनेशन हॉल? एक अगर सच बात बोलूं तो एक्चुअली जो मैंने आईएमपीएस के मॉड्यूल में सर ने कराया था तो उससे एग्जाम में एक एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच कर गया। तो ज्यादा से ज्यादा तो क्वेश्चन टाइप मैच करता है, तो मैंने तो एग्जाम में देखा 2023 की एक क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच हो गया कि यही क्वेश्चन सर ने मॉड्यूल में भी कराया था। तो एग्जाम्स अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा उसका टाइप ही मैच होता है। सारे के सारे टाइप सर कराते हैं इन मतलब बहुत ही इजी तरीकों से स्टूडेंट्स को समझाते हैं। एक एक चैप्टर के 2-3 बार डिवीजन हो भी जाता है। तो अगर कोई पहला क्लास मिस करता है तो उसका बाद में भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता वो क्लासेस। तो मतलब बहुत ही इजी प्रोसेस से सर समझाते हैं। नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, जो सर मतलब क्वांट्स कराता है तो वो सर भी मतलब सैम सर, तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से
धीरे धीरे करके बहुत चीजें समझाए, वो चीजें रिवीजन भी करवाए। तो मेरा एक क्वेश्चंस को लेकर डाउट था और वो भी सॉल्व करवाया। मैंने कहा कि इस टॉपिक्स को लेकर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बाद में वो भी टॉपिक्स फिर से दोहराए। तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स की बात सुनते हैं और उनके बाद वो जो क्वेश्चंस होते हैं, जो जिस दिन जो टॉपिक हो रहा है, तो उसको लेके भी बहुत ही बेसिक से शुरुआत करते हैं कि अगर कोई नॉन मैथ बैकग्राउंड हुआ तो उसको मैथ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए शायद इजी हो जाए सब कुछ, पर जो नॉन मैथ बैकग्राउंड है, जो बीसीए पर था पर मैथ ज्यादा नहीं था जिसका, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ऐसे करूँ कि वैसे करूँ, कि मैथ कैसे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, ऐसे ही। मीन्स डाउट सॉल्विंग भी बहुत बेटर थी, बहुत अच्छे से तुम्हारी हाँ, डाउट डाउट सॉल्विंग। सॉल्विंग। हाँ हाँ हाँ, डाउट सॉल्विंग मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि डाउट सॉल्विंग का मतलब किसी को कोई डाउट रहेगा नहीं। उसके 2-3 बार जो जब रिवीजन हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन को इतनी बार हम सॉल्व कर रहे हैं कि उसके बाद किसी को कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अगर रहेगा भी तो भी सर फिर से सॉल्व करवा देंगे। ऐसे ही सॉल्व हुआ था। तो लाइक अब हम थोड़ा स्टडी मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि कौन सी बुक्स तुमने फॉलो करी अपने इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। एट फर्स्ट जब मैं यूट्यूब पे आईएमपीएस का थोड़ा थोड़ा वीडियो देखता था, तब मैंने एक्चुअली एक एमसीए का बुक लिया था आर्यन का। तो उससे ही मैं प्रिपरेशन लेता था, क्योंकि वहाँ पर एमसीक्यू टाइप बहुत क्वेश्चंस थे। निमसेट का प्रीवियस ईयर पेपर भी था, जेएनयू का पेपर भी था। तो वहां से ही मैं पहले सॉल्व करता था। उसके बाद जब मैं आईएमपीएस के साथ जुड़ा, तो आईएमपीएस के जो मॉक टेस्ट है कि प्रीवियस मॉक टेस्ट जो सेट है एक्चुअली, वो चैप्टर वाइज टेस्ट हम 3 लेवल्स पे होता है, आरंभ, प्रयास एंड सफलता। तो वहां से मैंने मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू की, मतलब एग्जाम्स दिया, चैप्टर वाइज टेस्ट दिया। और उस टेस्ट को देने के दौरान ही सारे के सारे मतलब सारे तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली सॉल्व हो जा रहे थे। और अगर सारे के सारे तो मुझसे सॉल्व नहीं होते, पर अगर सर से पूछ लेते कि सर ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, तो वो बता देते थे। और स्टडी मटेरियल पहले पहले मैं उस बुक को इस्तेमाल करता था। उसके बाद आईएमपीएस का नोट्स, आईएमपीएस के जो स्टडी मटेरियल्स है, उससे ही ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो चुके थे। और जो थोड़ा थोड़ा बचा था, कभी आर डी शर्मा या फिर कभी कभी एररलेस का जो बुक होता है यूनिवर्सल सेल्फ स्क्वायर का, तो वहां से थोड़ा थोड़ा पर ज्यादा चीजें कवर एक्चुअली आईएमपीएस का स्टडी मटेरियल से ही हो गया। तो तुम थोड़ा स्टडी मटेरियल का स्ट्रक्चर बता सकते हो कि थियोरेटिकल होता था या कितना इलेबोरेटिव होता था, कि इसमें प्रॉब्लम्स उसके सॉल्यूशन दोनों होते थे, या सिर्फ और सिर्फ डीपीपी होती थी, या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते थे। हाँ, जो स्टडी मटेरियल्स था वो एक्चुअली ऐसा था कि पहले स्टडी मटेरियल से पहले जो टॉपिक होता है, जैसे कि मान लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहले क्या था, पहले कुछ फॉर्मूलाज जो हमें यूज करना है स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कल या फिर पैराबोला के, वो फॉर्मूलाज होते थे, उसका कॉन्सेप्ट होता था। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स होते थे, इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल्स कुछ होते थे। उसके बाद ही वो डीपीपी या फिर जो क्वेश्चंस होते थे वो टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जाते थे। उसके बाद डीपीपी तो अलग से ही होता था, डीपीपी का क्वेश्चंस अलग से ही दिया जाता था। और ऐसे मॉक टेस्ट के लिए तो हमारे पास वो एक अलग से ही वेबसाइट बनाया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के लिए। और हर एक चैप्टर के लिए 3-3 मॉक टेस्ट, तो मतलब इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल का। तो ऐसे ही एग्जाम्स होते थे। और अगर कोई करना चाहे तो पहले वो जैसे कि स्ट्रक्चर हुआ है, अगर वो उसी को भी सिर्फ फॉलो करे तो भी उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब पहले वो एक चैप्टर की कॉन्सेप्ट सेट तो समझा ही रहे थे, और समझाने के बाद ही अगर वो उस मतलब टॉपिक वाइज जो पीडीएफ है या फिर वो जो नोट्स है, उसे अगर वो देख लेता है, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि चैप्टर समझने में। उसके बाद वो कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल सेट ने भी कराया है और वहाँ पे भी कुछ है, तो उसे देख लिया और उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता है, जैसे कि मैं करता था। तो वैसे कोई प्रॉब्लम आने की बात नहीं। अगर वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है, तो बाद में सर को बताए फिर से, तो सर वो फिर से करवा देंगे। कोई भी चैप्टर के लिए ऐसे ही था। जैसा कि दिवाकर तुमने बताया कि तुमने 2022 में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, मीन्स तुमने ड्रॉप ईयर लिया है। तो लाइक बहुत से लोग यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है।
तो तुम्हारा क्या थॉट था कि ड्रॉप ले रहे हैं और ये कितना फ्रूटफुल होगा, या तुम्हारा क्या सोच थी ड्रॉप लेने से पहले, और क्या ड्रॉप लेना वर्थ है? हाँ, जो आप पूछ रहे थे कि ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं, वो वर्थ होता है कि नहीं। तो मेरा मानना है कि एक्चुअली जब मेरे पास भी यही क्वेश्चन आया था कि मुझे एक साल ड्रॉप देना है, तो अब सीवीटी का एग्जाम जस्ट हुआ था। सीवीटी एग्जाम के बाद मुझे ये क्वेश्चन ही आया था कि एक साल ड्रॉप लेके उसके बाद दूं मैं फिर से, या फिर कोई भी मैथ में मास्टर्स कर लूं या फिर कुछ भी कर लूं। तो मेरे सर ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि एमसीए ही करो तो फिर ड्रॉप लेना ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर तुम चाहते हो कि फिर मास्टर्स करना ही है मैथ में, तो तुम अभी कर सकते हो। या फिर अगर तुम चाहो कि एक साल बाद भी मैथ में मास्टर्स करो या फिर कुछ और करो, तो वो भी कर सकते हो। पर एक साल अगर तुम एक ही चीज पे ज्यादा ध्यान दो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तुम एक ही चीज कर रहे हो, तुम्हारी कोई और पढ़ाई अलग से नहीं है कि तुम एमसीए का एंट्रेंस टेस्ट के अलावा भी कुछ और कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो तुम ये कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने एक रिस्क, कुछ लोगों के लिए रिस्क के बराबर ही है कि वो रिस्क ले रहे हैं कि एक साल का ड्रॉप, मतलब बहुत जगह पे एक साल का ड्रॉप बहुत मायने रखता है। जब आप नॉर्मल के से हो तो यहाँ पर ज्यादा कॉलेजेस अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, तो तुम्हारे लिए एक रिस्क के समान है। तो मैंने एक रिस्क लिया था कि देखते हैं, एक साल अगर अच्छे से पढ़ाई करे तो शायद हो भी सकता है या फिर नहीं भी। तो ये तो नहीं कह सकता कि बाद में कि मुझे चांस नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला। तो मैंने उसके लिए फुल फोकस होके एक साल पढ़ाई की। शायद एक साल मिला भी नहीं था, क्योंकि सीवीटी का एग्जाम हुआ सितंबर में, और उससे थोड़े पहले मैं पढ़ाई शुरू की थी, मेरा 6 सेमेस्टर एग्जाम के बाद से। तो सीवीटी का जब एग्जाम हुआ उसके बाद मैंने एक्चुअली ठीक से एमसीए के लिए जो भी कर सकता था वो कर दिया। जितना भी मुझे करना चाहिए था, एक स्टूडेंट को जितना भी करने की जरूरत है एक एग्जाम्स के लिए, तो मैंने वो किया। तो रिजल्ट शायद इससे भी अच्छा भी हो सकता था और बुरा भी, मुझे पता नहीं, पर मैंने मेरे 100% मेरे बेस्ट दिया था। और सर मुझे नितिन सर बार बार यही कहते थे कि सिर्फ मुझे नहीं पर सारे क्लास को, कि अपना बेस्ट दो, जो करना है तुम्हें ही करना है एग्जाम हॉल में। तो वैसे ही रिस्क तो लिया था, पर हुआ। हो सकता है जो रिस्क लेना चाहता है और मोटिवेटेड। तो आपने जो रिस्क का क्वेश्चन किया वो बहुत अच्छा था कि एक साल की ड्रॉप लेनी चाहिए फिर नहीं लेनी चाहिए। तो अगर एक स्टूडेंट मोटिवेटेड है और वो देना चाहता है कि एमसीए दे, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था, मेरे पास भी एक फेज आया था कि एक साल की ड्रॉप लूं या फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता रहूं। तो वही क्वेश्चन मेरे पास भी आया था। तो मेरे सर ने बताया कि अगर तुम इसको तुम्हें करना है तो तुम एक साल का ड्रॉप ले भी सकते हो, क्योंकि तुम बाद में तो ये नहीं सोच सकते कि मुझे मौका नहीं मिला, मैंने पढ़ाई थोड़ा भी और कर लिया होता तो ये हो सकता था। ऐसा कोई बोलने की जगह नहीं। तुम इनसे पे एक साल गैप दो और फिर पढ़ाई करो। एक साल एक ही चीज में दो, ज्यादा कुछ नहीं, एक ही चीज में एक साल अगर पढ़ाई करो तो तुम्हारे पास बहुत मौका होंगे जो तुम कर सकते हो, जो तुमने आज तक करने का सोचा है और फिर कर भी नहीं सके क्योंकि तुम्हारा ग्रेजुएशन का पढ़ाई चल रहा है। वो भी एक प्रेशर होता है ग्रेजुएशन की कम पढ़ाई करने पे। कुछ भी ग्रेजुएशन हो, उसका मैथ ऑनर्स हो या फिर फिजिक्स हो या फिर बीसीए हो। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे ऑनलाइन ही हुआ था, तो उसके प्रेशर उतना भी नहीं आया, पर प्रेशर था। तो उसके बाद मैंने सर की बात सुन के मैंने सोचा कि एक साल रिस्क ले ही लेते हैं, तो देखा जाएगा जो होगा। तो उसके बाद मैंने एक साल फुल फोकस्ड होके एमसीए एंट्रेंस की ही प्रिपरेशन ली, और उसके बाद ही मेरा तो यहाँ पर आया। मैंने सोचा नहीं था कि रिजल्ट ऐसा होगा वैसा होगा, मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा कोशिश करूंगा, मेरा कोशिश ऐसा रहेगा कि मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो देखा जाए। ऐसे ही तो जो भी ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर नहीं भी लेना चाहते हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि अगर तुम चाहते हो कि एक ही चीज में ध्यान दो तो तुम दे सकते हो। अगर तुम दो चीज एक साथ कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते भी ये ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कोई ईयर गैप हो नहीं रहा, तो तुम ये कर भी सकते हो।
करेक्ट। सो दिवांशु, थोड़ा अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताओ कि किस तरीके से तुम्हारा टाइम शेड्यूल रहता था प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। वैसे कोई एग्जैक्ट टाइम शेड्यूल मैंने बनाया नहीं था कि ऐसे ऐसे करूँ 7 बजे उठूँ, ऐसे कोई शेड्यूल नहीं था। मैं सुबह नॉर्मली 6 की 7 बजे उठ जाता था। कभी कभार देरी भी हो सकती थी, कभी कभार पहले भी उठ जाता था। ऐसा कि नहीं कि मैं हमेशा ही 6 बजे उठता हूँ, ऐसा नहीं। तो जब भी मैं नींद से उठता था उसके बाद का जो प्रोसेस है, मतलब कोई भी एक बंदा अगर नींद से उठता है उसके बाद उसे जो जो करना है कि पढ़ाई में जब वो ध्यान दे रहा है कि मतलब पहले मैं मेरे क्योंकि मैथ बैकग्राउंड था तो मैंने पहले शेड्यूल कर लिया था। मुझे सुबह 2 से 3 घंटे तक, शायद डेढ़ भी हो सकते हैं, डेढ़ घंटे भी हो सकते हैं, तो मुझे मैथ करना है, कुछ भी हो जाए। 12 बजे से पहले मुझे 3 घंटे मैथ करना ही है। तो मैं वैसे मैथ करता था और उसके बाद खाना पीना जो भी होगा उसके बाद फिर से मैं दोपहर को थोड़ा रेस्ट के बाद उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम जीआई के लिए, इंग्लिश के लिए ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं कि इंग्लिश को अगर थोड़ा ध्यान दिया होता तो और भी शायद ठीक हो सकता था। जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है तो उनको इंग्लिश थोड़ा देखने की जरूरत है। तो मेरे लिए इंग्लिश को मैं उतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा होता नहीं। तो मैंने इंग्लिश को ध्यान नहीं दिया, पर जीआई या फिर मैथ या फिर जो भी क्लासेस होते थे, क्लासेस को टाइम को छोड़ के मैं फिर से वो रिवीजन हुआ कि या फिर अगर सुबह एक क्लास हुआ, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक क्लास हुआ, तो उसके बाद मैंने 11 से 12 तक वही क्लास का रिवीजन किया कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है। उसके बाद अगर दोपहर को क्लास हुआ कि आफ्टरनून को क्लास हुआ तो उसके बाद ही मैंने उस चीज मैंने मतलब कोई भी एक टॉपिक अगर मैं कर रहा हूँ क्लास में तो उसे साथ ही साथ मैं अपने अंदर अपने से खुद की एक कोशिश में रहती थी कि उसे मैं कैसे अपना लूँ, वो चीज मुझे समझ ज्यादा जल्दी आ जाए। तो वैसे ही मैं कोशिश करता रहता था। वो वैसे कि सैटरडे और संडे को जीआई का क्लास रहता था, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटम क्लासेस सैटरडे संडे को रहता था। तो वो क्लासेस भी रात को होता था, तो रात के क्लासेस के बाद ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स ही रहते थे। तो मैं एग्जाम्स अगर सुबह दे चुका हूँ तो रात में पढ़ाई करता था, या फिर रात में एग्जाम अगर देना ही है तो मैं उस पहले ही कर लेता था कि ऐसा ऐसा टॉपिक मुझे करना है, कंप्लीट करना है। तो अगर कोई बंदा क्लासेस कर रहा है और क्लासेस नहीं भी कर रहा है, अगर वो सेल्फ स्टडी भी करता है, तो उसे ऐसे ही अपना शेड्यूल को ऐसा नहीं कि 6 बजे से रात को 9 बजे तक ही पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं। वो जब भी उसे मौका मिले वो एक सिस्टमेटिक साइक्लिक वे पे अपना सारा का सारा स्टडी को डिवाइड कर सकता है कि इतना से इतना मैथ किया, ऐसे ऐसे मैंने रीजनिंग किया, इतना टाइम मैंने कंप्यूटर पे दिया। वैसे ही मैंने भी वैसा ही किया। तो शिवांशु, थोड़ा टेस्ट के बारे में बताओ कि जो तुम्हारे टेस्ट होते थे कोचिंग में, डेली बेसिस पे होते थे, वीकली बेसिस पे होते थे, या फिर जो मॉक टेस्ट होते थे, और कितना उनका इफेक्ट हुआ तुम्हारे जो तुम्हारा निमसेट 2020 का पेपर था, कितना उन्होंने हेल्प किया ये पेपर्स देना, कितना हेल्प किया, और क्या शेड्यूल रहता था इन पेपर्स का, इसके बारे में बताओ। अच्छा, तो जो बात है कि टेस्ट की जब बात आती है तो पहले मैं रखूंगा मॉक टेस्ट को, जो लास्ट में आखिरी के 1 महीने या 1.5 महीने 2 महीने हुआ था। वो जो मॉक थे वो मतलब फुल पेपर जैसा ही होता था कि एक दिन गैप पे होता था, फुल पेपर का मॉक टेस्ट होता था कि 100 निमसेट का हुआ तो 120 क्वेश्चंस का, या फिर जेएनयू का हुआ तो जो फॉर्मेट जेएनयू मतलब सीवीटी का फॉलो होता है, ऐसा रीजनिंग फॉर्मेट, तो वही फॉर्मेट पे या फिर वो टेबल करके जो मैच द टेबल का प्रोसेस है सीवीटी के लिए, और फिर निमसेट के लिए जैसे होता था कि मैथ का 50 क्वेश्चंस और वैसे। तो वो मॉक टेस्ट ज्यादा फायदेमंद होता है अगर आपको पहले से चैप्टर वाइज नॉलेजेस है। तो अगर नहीं है तो पहले चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के लिए बहुत ही जरूरत है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है कि पहले आप चैप्टर वाइज इजी टू हार्ड पहले पढ़ाई कर ले और फिर एग्जाम्स भी दे लें, तो आपके लिए बहुत इजी होता है चीजें। मैंने पहले भी वो चीज दिया था, वो सिस्टमेटिक वे पे था
कि कुछ क्वेश्चन जैसे बुलियन अलजेब्रा हो गया, बुलियन अलजेब्रा का पहले खूब इजी सा कुछ क्वेश्चंस होता है, उसके बाद कुछ मीडियम क्वेश्चंस होता है, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस होता है। तो वैसे जो जब हार्ड क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट को लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते भी नहीं थे और मैं इतना दूर आते आते मुझे ये सब मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो मॉक टेस्ट हुआ, मॉक टेस्ट को मैं बारे में ज्यादा बात करना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट जो हुआ एग्जाम्स को, वहां पर एग्जैक्टली जो पैटर्न फॉलो होता है वही हुआ। तो अगर कोई एक बंदी अगर चाहे कि एग्जाम्स देना, तो अगर उसका जो स्ट्रेटेजी होता है, कोई स्ट्रेटेजी सबका अलग होता है कि एग्जाम्स कैसे दे, मैथ्स पहले करे या फिर रीजनिंग पहले करे या फिर कंप्यूटर पहले करे। तो मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा था कि कंप्यूटर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर की होते थे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने फॉलो किया था। तो मैं कंप्यूटर पहले अटेंड करता था, कंप्यूटर अटेंड हो गया, थोड़ा बहुत जो इंग्लिश आता है तो इंग्लिश कर लिया, उसके बाद जीआई। तो क्वेश्चन पैटर्न में तो ये सब अलग अलग क्वेश्चन की सेट्स होते हैं कि इतना इतना मैथ है, 50 क्वेश्चन मैथ का, 40 क्वेश्चन है रीजनिंग का, और 20 इस साल से तो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का हुआ और 10 क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो मैंने ऐसे किया था कि कंप्यूटर पहले कर लूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर करता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ रीजनिंग पे, क्योंकि मुझे ये पता ही है कि मैथ मुझे मेरा टाइम लेगा, मैथ जितना भी मैं फास्ट करूं मैथ में बहुत टाइम जाने वाला है। तो रीजनिंग जितना भी आता है मैं वो भी कर लेता हूँ, और यही स्ट्रेटेजी मेरे एग्जाम में भी काम है कि इतना ज्यादा मॉक टेस्ट मैंने दिया है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, और वो सेम फॉर्मेट पे कि जैसे कोई क्वेश्चन मार्क पर रिव्यू करना होगा या फिर क्वेश्चन आंसर देने के बाद मार्क रिव्यू करना होगा, तो वो फॉर्मेट पे अगर कोई लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या फिर मोबाइल पे भी दे रहा है, तो उसके लिए एग्जाम एग्जाम जब वो देने जा रहा है उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा वो चीजें। उसके लिए कोई नया नहीं होगा कि ऐसे इसको सिलेक्ट कैसे करे, या फिर उसमें भी टाइम जाता है। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन चॉइस करने पे भी, या फिर कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे जाता है, इसमें भी टाइम लगता है। तो इतना ज्यादा मॉक टेस्ट हुआ है क्योंकि 10 मॉक टेस्ट था सिर्फ जब भी आप देना चाहे, और हर डेली बेसिस पे पहले पहले तो एक दिन का गैप लेके एक दिन चैप्टर वाइज टेस्ट होता था और एक दिन मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट होता था। और ज्यादा जब डेट और भी क्लोज आने लगी, एक महीने जब रह गया, तब डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट होता था। कुछ टाइम सीवीटी का एक दिन सीवीटी, एक दिन नीम सेट, या फिर जब जेएमआई का एग्जाम आया तो जेएमआई का पहले आया, एक दिन जेएमआई का एग्जाम, एक दिन नीम सेट का एग्जाम, ऐसे एग्जाम्स चलते रहते थे। तो अगर कोई चाहे तो अपना स्ट्रेटेजी ऐसे ही कर ले, तो उसके लिए बहुत ही इजी रहता है ये चीजें करना एग्जाम्स के टाइम। सो देवांशु, अब बात करते हैं तुम्हारे एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस के बारे में। एग्जाम हॉल में जाने से पहले बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बहुत मतलब ये रहता है कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, या फिर पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा। तो इन सबको तुमने किस तरीके से टैकल किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइम में क्वेश्चन करना है, या फिर किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, और क्या डिफरेंस होता है एक एग्ज़ाम हॉल की प्रेशर में और एक जो आप घर पे बैठ करके दे रहे होते हो, और इस चीज़ को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, इस चीज़ को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो एक थोड़ा एग्ज़ाम हॉल में जो भी रहता है तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है, और किस तरीके से, या फिर ऐसी कुछ गलती हुई हो जो कि तुम्हें लगता है कि अगर पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर होते तो एग्ज़ाम हॉल में और बेटर कर पाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना। हाँ, एक्चुअली जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस, तो एग्जाम हॉल का ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस तो मॉक टेस्ट देने में ही हो गया था कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत ज्यादा आई नहीं कि कैसे दूं या कैसे करूं, सॉल्व कैसे करूं, टाइम मैनेज कैसे करूं। तो क्योंकि वो भी 2 आवर्स का ही एग्जाम मैंने मॉक टेस्ट दिया था आईएमपीएस से। तो वैसे एग्जाम हॉल का वो जब कोई स्टूडेंट जाता है एग्जाम हॉल में, तो एक प्रेशर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। तो मैंने वो सोचा ही नहीं था, ये भी सर से ही सीखा है कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नॉट ए मतलब वो कोई ऐसी नहीं कि कोई क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया या फिर मुझे मार्क्स ज्यादा मिले, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट होगा कि क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करो, कि जितना भी क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ उसे क्वेश्चन को अगर राइट मतलब सही से अटेम्प्ट करूँ तो ही नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मैंने 120 में से 110 अटेम्प्ट कर लिया और मेरा नंबर ज्यादा आ गया, वैसा नहीं।
कि अगर जब मैं एग्जाम दे रहा था, कि पहले जो मॉक टेस्ट में किया था वही किया था एग्जाम हॉल में भी, कि पहले जो भी तुम्हें आता हो वो कर लो, और जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आता वो मार्क पर रिव्यू करके जा सकते हो, या फिर अगर तुम क्वेश्चन देख के तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर भी सकता हूँ और टाइम लगेगा थोड़ा, तो वो मार्क पर रिव्यू करके चले जाओ। मैंने ऐसा ही किया था कि एग्जाम हॉल में जो एक प्रेशर अलग से आता है, जो घर में टेस्ट देने की टाइम नहीं आता, कि एग्जाम हॉल में अगर कुछ हो गया, जब जिस बार इस साल की जब एग्जाम हुई, तो जब कंप्यूटर का क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन सेम आ गए, तो कौन सा सिलेक्ट करूं? तो ये भी एक मतलब क्वेश्चन रहता है कि अगर ये सिलेक्ट करा, अगर आंसर नहीं मैच हुआ तो क्या करूं, ऐसे ऐसे। तो अगर वो कोई भी स्टूडेंट अगर घर में पहले से थोड़ा प्रैक्टिस करके जाता है कि एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम पैटर्न को फॉलो करता है, तो उसे प्रॉब्लम होगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो उसे एग्जाम में प्रॉब्लम होगा, पर वो कम हो जाएगा, कम से कम होगा। और एग्जाम्स के टाइम थोड़ा मैंने जिस बात का ध्यान नहीं दिया था पहले, कि ऐसा सोचा नहीं था कि क्वेश्चंस जब आएगा कि ऑप्शन, कोई भी एक क्वेश्चन हुआ उसका एबीसीडी ऑप्शन भी है, उसके बाद नींद सेट में आया क्या कि 1 2 3 4 का एक भी और ऑप्शन है जहाँ जिसपे सिलेक्ट करना है, 1 का बी, 2 का सी, ऐसे। तो मतलब अगर कोई एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर भी लिए, तो उसे पहले एबीसीडी से मैच करा, उसके बाद उसे 1 2 3 4 से मैच करा। ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि ये भी करना होता हर एक क्वेश्चन का। थोड़ा थोड़ा कभी कभी किया था कि क्वेश्चन ऐसे ही आता था कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऐसे। पर ऐसा सोचा नहीं था कि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। तो वहां पर एक टाइम लग गया कि ऐसे कि प्रैक्टिस नहीं था मेरा, तो वहां पर बहुत ज्यादा टाइम चला गया। और एक टाइम जाने के साथ साथ एक जो मेजर मिस्टेक मैंने किया है, वो मैंने कुछ क्वेश्चन को देखा तक नहीं था कि ये क्वेश्चन मैं सिलेक्ट कहाँ कर रहा हूँ, कि मैंने ऑप्शन ए ही सिलेक्ट किया है या फिर बी सिलेक्ट कर रहा हूँ, कि मैंने आंसर देखा और टिक करके चला गया, तो सिलेक्ट करके चला गया। ऐसा नहीं करना है। तो एग्जाम्स करना है, जल्दी में ही करना है, पर थोड़ा सोच समझ के भी ज्यादा करता तो शायद अच्छा रहता। ऐसे मेरे 9 क्वेश्चंस नेगेटिव आ गए मैथ्स के, तो वो नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे सारे 9 क्वेश्चंस जो नेगेटिव आए हैं उसका आंसर पता था। ऐसा नहीं कि कोई आंसर नहीं पता। तो उस एक स्टूडेंट के लिए यही होता है सबसे दुख की बात, जब वो क्वेश्चन जानता है और क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करता है अपने दिमाग से, और उसके बाद उसे पता चलता है कि वो जो क्वेश्चन उसने सिलेक्ट किया वो गलत था, उसका प्रोसेस गलत था, मतलब उसका सिलेक्शन एक ही जगह बी हो गया और उसने देखा तक नहीं कि वो कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा है। तो ये ध्यान रखना एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि एग्जाम हॉल में वो तो कोई बताने वाला है नहीं कि तुमने ये क्वेश्चन किया तो है, पर ऑप्शन ए की जगह तुमने बी सिलेक्ट कर ली, तो वो तो कोई बताएगा नहीं एग्जाम हॉल में। तो उस स्टूडेंट को ही अपने आप को इम्प्रूव करना होगा कि कैसे। मैंने भी किया था और मुझसे भी गलती हुई है, तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि उसे प्रैक्टिस करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सॉल्व तो करे, पर देख के सॉल्व करे कि वो आंसर कहाँ दे रहा है कोई भी क्वेश्चन। तो मैंने जैसे कंप्यूटर का क्वेश्चन कर लिया, कंप्यूटर में भी मेरा एक दो क्वेश्चन ऐसे ही चला गया, क्योंकि मैं जस्ट आंसर को देख के आंसर टिक करके जा रहा था, मैंने देखा भी नहीं क्वेश्चन पे कोई डेटा अलग हुआ, तो वैसा हुआ। तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि ऐसा ना करें वो कभी, कि जब क्वेश्चन कोई भी सिलेक्ट करो तो देख के करो। और क्वेश्चन चॉइस की बात करें कि अगर तुम कैसे चॉइस क्वेश्चन करो, कि मैथ्स को लेके शुरुआत करता हूँ, मैथ्स का जो लेंदी क्वेश्चन है वो सॉल्व करूँ, तो तुम्हारा टाइम वहां पे ज्यादा जाए। तो तुम जो भी लेंदी क्वेश्चन अगर तुम्हें आता भी है तो करना चाहे तो कर सकते हो, या फिर अगर तुम चाहो तो वहां पर एक ऑप्शन भी रहता है मार्क फॉर यू, इसीलिए रहता है कि तुम बाद में आओ और वो क्वेश्चन करो, क्योंकि वो लेंदी है। तुम आंसर शायद आंसर अगर मालूम है आंसर सिलेक्ट करो और चले जाओ, या फिर अगर नहीं मालूम है तुम्हें करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम जाएगा। कुछ ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलता है तो 1 मिनट में ही हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन 10-12 सेकंड में भी सॉल्व हो जाता है और कुछ क्वेश्चन को 2.5 मिनट भी लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम टाइम टू टाइम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। मेरा एग्जाम में जैसा हुआ था कि मैं जब कंप्यूटर, इंग्लिश और एलआर का खत्म कर चुका हूँ, तो मेरे पास 70 मिनट भी बच गए थे। मैं 50 क्वेश्चंस मैथ के थे और 70 मिनट बच गए थे।
उसके बाद भी मैंने 50 क्वेश्चंस को जब मैथ के अटेम्प्ट किया, तो एक बार फुल अटेम्प्ट करने के बाद मुझे ज्यादा क्वेश्चन मार्क पर रिव्यू का जो क्वेश्चंस होता है वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो 70 मिनट्स भी मेरा तब तक चला गया था 50 क्वेश्चंस में। एक बार सिर्फ देखने में 50 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व तो नहीं किया था, 30 क्वेश्चन सॉल्व किया था, या फिर जो भी एक स्टूडेंट करता है। तो वैसा ही हो सकता है। तो ऐसा प्रेशर में तो होगा ही, हर एक स्टूडेंट प्रेशर में ही है एग्जाम के टाइम। तो अपने आप को कैसे ओवरकम करो कि ये क्वेश्चन मुझे मुझे आ नहीं रहा, तो ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। तो सर यही बोलते थे कि हर एक क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुम्हें जो भी आता है वो करो। उसे क्वेश्चन स्किप करना पड़े, एक नहीं आ रहा, दो नहीं आ रहा, तीन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसके बाद तो आएगा। कभी ना कभी तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही मैंने भी बाकी स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं उसकी तरह ही मैंने किया था, जो सर ने बताया था उसी को फॉलो किया था। तो मतलब हो गया ठीक से ही। एग्जाम को देने के बाद मुझे लगा कि ज्यादा और भी अच्छा हो सकता था अगर मैं थोड़ा एग्जाम टाइम में फोकस रहता कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं। तो अगर हो सकता था तो एग्जाम शायद और भी अच्छा किसी का भी, अगर वो एग्जाम देने के बाद अगर उसे ऐसा लगे कि इस टाइम को मैं अगर फोकस नहीं रहूंगा तो ज्यादा फोकस रहता तो और भी अच्छा होता। तो थोड़ा बुरा लगता है हर एक स्टूडेंट। तो लाइक देवांशु, तुमने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किया। आई थिंक बहुत सारे जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी फ्रूटफुल लगेगा ये सेशन। रैप अप करने से पहले अगर तुम्हें कोई स्मॉल मैसेज देना चाहो अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए, ऑल्दो तुमने बहुत सारा गाइडेंस दिया है, बट स्टिल अगर कोई स्मॉल मैसेज देना चाहो। अगर मेरा एक ही बात है कि अगर कोई चाहता है कि वो कुछ करना चाहे, अगर वो कुछ करना चाहता है तो फिर वो अपना बेस्ट दे, तो अपना बेस्ट और अपना 100% अगर वो उस चीज पे दे दे, तो रिजल्ट की परवाह किए बिना, कि हम सभी रिजल्ट ही चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो, रैंक बहुत अच्छा है, कि हमें बहुत अच्छा एनआईटी या फिर बहुत अच्छा कॉलेजेस मिल जाए, जेएनयू या फिर डीयू ऐसे मिल जाए। तो स्टूडेंट्स का एम तो यही होगा, पर वो अगर अपने पढ़ाई पे या फिर अपने काम पे ज्यादा फोकस रहे कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अपना बेस्ट तरीके से करूंगा। सर की गाइडेंस, इसीलिए तो सर की गाइडेंस है, सर गाइडेंस दे रहे थे इसीलिए कि हम अपना बेस्ट दे सके। तो वो जहाँ पर भी हो वो अपना सर से गाइडेंस लेने के बाद अगर वो अपना बेस्ट दे कोई भी चीज पे, कि मैं मैथ्स कर रहा हूँ या फिर मैं कंप्यूटर कर रहा हूँ, तो उसमें उसे सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आज मेरा जो 92 रैंक है या फिर ये अच्छा या बुरा जैसा भी हो, तो इससे भी अच्छा शायद हो सकता था अगर मैं और भी ज्यादा कोशिश करता। मेरा कोशिश तो रहा है ये हमेशा से कि अच्छा एक मेरे पढ़ाई में मैं ज्यादा ध्यान दूं। तो मतलब जब मैं महाराष्ट्र सेट का भी एग्जाम दिया था, तो मेरा एग्जाम महाराष्ट्र में जाके देना पड़ा था, ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो ये भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तुम जो सोच रहे हो कि यहाँ पर भी एग्जाम मिल जाए कि या फिर ऐसे एग्जाम हो जाए, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। पर अगर तुम सोचोगे कि एग्जाम मुझे ठीक से देना है, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब महाराष्ट्र का एडमिट कार्ड आया कि मुझे वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, तो मैंने 5 दिन था तब, टिकट कंफर्म नहीं हुआ था कि मैंने सोचा कि शायद जा भी नहीं पाऊंगा। तो वैसे अगर हुआ किसी का स्टूडेंट का भी हो सकता है कि वो जहाँ पर जाना चाहता है वहां पर जा नहीं सकता, तब मैंने ऐसा एक टाइम आया कि मैंने सोचा कि शायद नहीं होगा, महाराष्ट्र से मुझसे दिया नहीं जाएगा। तो जस्ट एक दिन पहले जब मेरा था, एक दिन पहले का कंफर्मेशन आया कि मेरा सीट कंफर्म हो। तो अगर तुम चाहोगे कि तुम वो एग्जाम देना चाहते हो और फिर तुम अपने दिल से चाहो और उसके लिए मेहनत भी करो, तो तुम्हें वो मिलेगा, जैसे भी हो तुम्हें वो मिलेगा। तुम अपना बेस्ट दो, बस यही मायने रखता है। So, thanks a lot, Devanshu. You shared a lot, and I hope the upcoming aspirants will take a lot of experience and guidance from you. And it has been a pleasure speaking with you. So, that's all, guys. This was Devanshu Mukherjee, who secured IIM 92 in session 23. And thank you, Devanshu, for sharing your experience. Okay, thank you all. Bye bye. Bye.